शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। आज या ठिकाणी नवी मुंबई महापालिकेत जो कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतोय गेल्या 8-10 दिवसात, त्या संदर्भातला आढावा घेणं, वस्तुस्थिती काय आहे, महापालिका कुठल्या प्रकारच्या उपाययोजना करते, आरोग्य व्यवस्था काय उभी केली, या संदर्भात आज तपशीलवार माहिती या ठिकाणी आयुक्त आणि महापालिका प्रशासनाकडून घेतली। खरं म्हणजे ही महापालिका एक लौकिक असणारी सक्षम अशी महापालिका म्हणून देशभरात ओळखली जाते आणि कोरोनाच्या बाबतीत ही आयुक्तांनी केलेल्या सादरीकरणातून चांगल्या प्रकारच्या उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न त्यांचा आहे। काही इनोव्हेटिव्ह आयडियाज ॲप्सच्या माध्यमातून कम्युनिकेशन म्हणून वापरण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे। परंतु हे सगळं जरी खरं असलं तरी अंमलबजावणी आणि खालच्या ग्राउंडला ज्या गोष्टी होणं आवश्यक आहे त्याचा थोडा या ठिकाणी कमतरता उणीव भासते। त्या संदर्भात ही काही महत्त्वपूर्ण सूचना आज या ठिकाणी आम्ही केल्या। उदाहरणार्थ ज्याचा उल्लेख केला त्या संदर्भात ऐरोली, वाशी, नेरूळ या ठिकाणी कोविड व्यतिरिक्त असणाऱ्या पेशंटसाठी हॉस्पिटल त्या ठिकाणी सुरू करावं। त्याचबरोबर आज या ठिकाणी कोविडसाठी बेड्स उपलब्ध आहेत, परंतु बेड बरोबर जे मनुष्यबळ आवश्यक आहे त्या या ठिकाणी शॉर्टेज आहे। म्हणजे प्रस्तावित आराखड्यानुसार 60-70 डॉक्टरचं शॉर्टेज आहे, 250-300 नर्सेसचा शॉर्टेज आहे, 1000-1200 पॅरामेडिकल स्टाफचा शॉर्टेज आहे। आणि मग माझं विचारणं आहे की नुसतं बेड किंवा डेकोरेशनची काय आवश्यकता आहे। जे मी काल ठाण्यात म्हणालो की ग्लोबल हॉस्पिटल उभं केले आणि जर डॉक्टरच नसेल तर त्याचा उपयोग काय। आणि हे डॉक्टर्स मागवण्यासाठी प्रशासन स्तरावर आपण त्या ठिकाणी प्रक्रिया करून तात्काळ या सगळ्या गोष्टी उपलब्ध केल्या पाहिजेत या सूचना दिल्या। आणि आमच्या येण्याने त्यांच्या या सगळ्या कामाला निश्चित गतीच मिळणार आहे। कारण कल्याण डोंबिवलीला शास्त्रीनगर हॉस्पिटल आहे, त्या ठिकाणी म्हणजे व्यवस्थेचा बोजवारा कसा वाटतो बघा। कल्याण डोंबिवलीचं सगळ्यात मोठं हॉस्पिटल शास्त्रीनगर, अख्ख्या हॉस्पिटलला 2 व्हेंटिलेटर, 2 मध्ये 1 नादुरुस्त, आणि त्या ठिकाणी याच्यासाठी इंटेन्सिव्हिस्टची जी आवश्यकता असते फिजिशियनची तोच उपलब्ध नाही। मग काय तुमच्या व्हेंटिलेटरचा उपयोग, काय तुमच्या आरोग्य व्यवस्थेचा उपयोग। आणि त्यामुळे या संदर्भात जर तुम्ही म्हणता व्हेंटिलेटर पूर्ण आहेत, जर बेड पूर्ण आहेत, मग बाहेर लोक का फोन करतात की आम्हाला बेड मिळत नाही, आम्हाला व्हेंटिलेटर नाही, ॲम्ब्युलन्स मिळत नाही। तर कुठेतरी आपल्यामध्ये त्या ठिकाणी कम्युनिकेशन गॅप रुग्ण, पब्लिक आणि महापालिका प्रशासन आहे तो तात्काळ दूर करावा। पब्लिक डोमेन मध्ये त्या ठिकाणी आपण नंबर द्या, कुठल्या हॉस्पिटलची जबाबदारी कोणाची आहे, ॲम्ब्युलन्सची जबाबदारी कोणाची आहे, कुठलं काम कोणाचं आहे, या संदर्भात अधिकारी डेप्यूट करून त्याचा नंबर पब्लिकली ओपन करा, ही सूचना आज केली आणि त्यांनी मान्य केलेलं आहे। तशा प्रकारची सूचना ते करतायत। क्वारंटाईन सेंटरच्या बाबतीत कंटेनमेंट झोनची सुद्धा नीट त्या ठिकाणी काळजी घेणं, कायद्याचा कंट्रोल करणं। शेवटी कोणाला त्रास देण्याचा उद्देश नाही, परंतु काहींच्या निष्काळजीपणामुळे, बेफिकिरीमुळे पुन्हा आणखी लोक त्याला प्रादुर्भावाला बळी जातात आणि त्याच्यामुळे कायद्याची कडक अंमलबजावणी व्हावी या दृष्टीनं पण सूचना दिल्या। श्रेणी तपासणी सुद्धा झोन वाईज त्या ठिकाणी टेस्टिंग करावी म्हणून सुद्धा सूचना या ठिकाणी देण्यात आलेल्या आहेत। आणि त्याच्यामुळे कोविड संदर्भात काही निधीची आवश्यकता आहे तर नाही, त्याची आवश्यकता नसल्याचं सांगितलं। महापालिका सक्षम आहे आणि त्यामुळं नियोजन आणि समन्वयाची जी गोष्ट आहे ती आजच्या बैठकीतनं नीट मार्गी लागेल अशा प्रकारची अपेक्षा
माझे या ठिकाणी आहे. कोविडमुळे आर्थिकदृष्ट्या पण इथला नागरिक बेजार आहे. दैनंदिन खर्च, संसाराचा खर्च भागवणं ते करत असताना वेगवेगळे टॅक्सेस जे महानगरपालिकेचे असतात, मालमत्ता कर असेल, पाणी टॅक्स असेल किंवा इतर, ते आज भरण्याची त्याची क्षमता नाहीये. तर त्या संदर्भात आपण सूट द्यावी किंवा काही मॉनिटरिंग पिरियड देऊन पुढच्या वेळेला ते रिकन्साइल करून घेता येईल का, अशा प्रकारची एखादी योजना बनवावी याही सूचना अधिकाऱ्यांना या ठिकाणी केलेल्या आहेत. तशा दृष्टीनं ते पाऊल उचलतील असं मला सांगितलेलं आहे. मी राज्य शासनाला धन्यवाद देईन. खरं म्हणजे आयुक्तांच्या बाबतीत जो काही पोरखेळ बदल्यांच्या बाबतीत त्या शासनाने चालवला, असा कधीच्या महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये, म्हणजे मी शिपायांचा आदर राखून शिपायांच्या पण बदल्या अशा पद्धतीत होत नाही. म्हणजे 5 आयुक्त कोणाला तरी आलेला झटका म्हणजे ते शासनाचं धोरण अशा पद्धतीनं बदल्या गेल्या 2 दिवसात झाल्यात. आणि मला आश्चर्य वाटतं, समजा इथले आयुक्त किती महिन्यात येऊन झाले, 2-3 महिने, 6 महिने, समजा जे काय असेल, कल्याण डोंबिवलीच्या ह्याचा असेल, वसई विरारचा असेल, मीरा भाईंदरचा असेल, ठाण्याचा असेल, 2-4 महिन्यापूर्वी, 6 महिन्यापूर्वी आयुक्त तुम्हीच आणणार आणि आता कोरोनाची जबाबदारीच्या निमित्तानं त्यांना बदल्या करणार. मला वाटतं हे सरकारला, शासन यंत्रणेला शोभणारी गोष्ट नाहीये. आणि जर तुम्हाला आयुक्तांना जबाबदार धरायचं असेल तर मग संबंधित मंत्र्यांना पण जबाबदार धरलं पाहिजे. त्यांना पण आपण बदलणार का, हा माझा सरकारला या निमित्ताने या ठिकाणी सवाल आहे. आणि मला वाटतं कोरोनाच्या अशा परिस्थितीमध्ये बदल्या करणं हा कोरोनावर उपाय नाहीये. कारण एखादा अधिकारी एखादी रचना लावायला 2-4 महिने घेत असतो, ती स्ट्रीमलाईन त्या गोष्टी करत असतो आणि अलग सडक तुम्ही बदली करून नवीन येणार, पुन्हा तो शिकणार आणि त्यामुळे असणारी व्यवस्था आणखी विस्कळीत त्या ठिकाणी होते. आणि म्हणून मला शासनालाही विनंती आपल्या माध्यमातून करायची आहे की आज लोकांच्या जीवनाशी अशा प्रकारचं तुमचं राजकारण बदल्यांचं करण्या पोटी खेळू नका, अशी माझी नम्र विनंती या ठिकाणी राहणार आहे. आणि शासन तशा प्रकारची काळजी घेईल अशी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि एकंदर आजच्या या माझ्या दौऱ्यानं निश्चितपणे इथली आरोग्य व्यवस्था गतिशील होईल, इथल्या असणाऱ्या यंत्रणेमध्ये फरक त्या ठिकाणी होईल. आणि जे मी सगळीकडे सांगत आलोय की 8 दिवसामध्ये इथल्या यंत्रणेमध्ये गती आली नाही, फरक झाला नाही, तर भारतीय जनता पार्टीला रस्त्यावर उतरावं लागलं तर आंदोलनात्मक म्हणून भूमिका त्या ठिकाणी आम्हाला घ्यावी लागेल, अशाही प्रकारचा स्पष्ट इशारा या ठिकाणी मैं देऊ इच्छितो. आता आपको चाहता हूँ कि यह आज सबसे बड़ी गंभीर समस्या उभर आई है. केवल नई मुंबई में नहीं, मुंबई में भी आज खासगी हॉस्पिटल 1 लाख से लेके 15-20 लाख तक आज फीस ले रहे हैं. उसके ऊपर कौन सा भी कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं, कानून है लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं. ये सर्कुलर भेजते, वो सर्कुलर को हॉस्पिटल्स मानते नहीं. तो मुझे लगता है कि इसके बारे में कमिश्नर लेवल पे, आयुक्त स्तर पे जो हॉस्पिटल ऐसी अवाजवी फी लेगा उसके ऊपर गुना दर्ज करना चाहिए. क्योंकि आज जीने के लिए कर्जा निकाल के भी हॉस्पिटल का बिल भरा जाता है. अनेक उदाहरण दिए. आज भी नाइक साहब ने एक उदाहरण दिया कि 6-7 लाख रुपया उसने बिल भरा. क्योंकि अगर महापालिका के हॉस्पिटल की यंत्रणा कार्यान्वित होती, सक्षम होती, तो गरीब आदमी खासगी हॉस्पिटल के पास जाएगा नहीं, तो बड़ा बिल आएगा नहीं. तो मुझे लगता है ये 2-3 हॉस्पिटल फ्री होने के बाद यह सुविधा गरीबों को प्राप्त होगी. और मुझे लगता है तुरंत इसकी कार्यवाही की आवश्यकता है. दूसरा, मुझे गवर्नमेंट का अचूबा लगता है कि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना में हर कोविड रुग्ण लिया जाएगा, ऐसा सरकार ने घोषणा की. लेकिन आज किधर भी रुग्ण है
सब रुग्ण आज यह महात्मा फुले जन आरोग्य में आते नहीं। तो मुझे लगता है जो खासगी हॉस्पिटल्स है जहां रुग्ण ये सेवा लेते हैं वो सब हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने अपने महात्मा फुले योजना अंतर्गत लेना चाहिए। और मेरी तो मांग है कि आपने आश्वासन दिया है तो जो जो लोगों ने खासगी बिल भरा है उसका भी बिल का अमाउंट गवर्नमेंट वापस दे और उनको महात्मा फुले जन आरोग्य में समावेश कर दे लो और हॉस्पिटल का बिल गवर्नमेंट दे और गरीब आदमी को राहत दे। सर आपसे जानना चाहेंगे गणेश नाइक जी ने कहा है, बागा मांग उठाई है कि अस्पतालों में वेंटिलेटर की समस्या है, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। आज विस्तृत तौर पे चर्चा हुई, क्या आप भी इस बात से आपको लगता है कि वाकई में इस समस्या से जूझ रही है पालिका? मेरे को जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें सफिशिएंट वेंटिलेटर्स है ऐसा आंकड़ा आया, लेकिन हमने बताया कि आपके दिए हुए आंकड़ों और ग्राउंड पे वस्तुस्थिति अलग है। अगर आपके पास सफिशिएंट बेड है तो लोग क्यों बम मारते हैं बेड उपलब्ध नहीं? अगर आपके पास वेंटिलेटर है तो क्यों लोग बोलते हैं वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है? आपके पास ऑक्सीजन की व्यवस्था है तो क्यों लोग बोल रहे हैं? तो इसका मतलब कहाँ भी लोग और महापालिका प्रशासन में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं और जो व्यवस्था की आवश्यकता है वो तुरंत करवा ले, इसी तरह के हम लोग सूचना की है और वेंटिलेटर और जो जरूरत है वो उपलब्ध हो कर रहे, वैसा उन्होंने आयुक्त ने हमें आश्वासन दिया है। जो इंटेंसिविस्ट फिजिशियन और मनुष्यबल की आवश्यकता है उसके बारे में भी तुरंत वो लोग अभी इसके ऊपर कार्यवाही करने जा रहे हैं और आवश्यक मनुष्यबल और वेंटिलेटर जल्द से जल्द उपलब्ध करने का दावा आयुक्त ने किया। वारंवार सांगितलं जातं, पण पालिकेच्या कोट्यातनं जरी खाजगी हॉस्पिटलला ऍडमिट झालं तर लाखोचं बिल येत आहे। त्यामुळे लोकांना आता जो 3 महिन्यामध्ये डॉक्टरने आधार करणारा तो कुठे जातो की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे। लोकांना कोरोनापेक्षा उपचाराची भीती निर्माण झाली। बीजेपी या विरोधामध्ये स्ट्रॉंग आंदोलन करेल का, काय ऍक्शन घेईल? 100% हा तर तुम्ही बोलताय हे मी भोगतोय, कारण मी फिरत असताना प्रत्येक ठिकाणी आज सर्वसामान्य माणूस जगायचं म्हणून 10-10 लाखापर्यंत बिल घेतलं जातं। माझ्याकडे तर शेकडो उदाहरणं आलेली आहेत, अजून आम्ही माहिती जमा करतोय आणि या संदर्भात गव्हर्नमेंटनी जर यावर अंकुश आणला नाही, गव्हर्नमेंटनी जर या आवाजवी पैसे जर शासनाने परत रिफंड केले नाही तर भारतीय जनता पार्टी या विषयात टोकाची भूमिका घेईल। कारण सर्वसामान्यांच्या जीवाशी निगडीत आर्थिक गोष्टींशी निगडीत विषय आहे। कारण आज 10-15 हजार रुपये कमवणारा तुम्हाला 5 ते 10 लाख रुपये बिल त्या ठिकाणी अफोर्ड करू शकत नाही आणि एकीकडे तुम्ही सांगता महात्मा फुले जन आरोग्य कल्याणी सगळ्यांना घेतोय, तर त्या ठिकाणी एकतर त्यांनी तात्काळ घेतलं पाहिजे, त्यांचे पैसे परत केले पाहिजे आणि जिथे जिथे माझं तर आवाहन आहे आपल्या माध्यमातून अवाजवी खासगी हॉस्पिटल बिल घेतील, भारतीय जनता पार्टीच्या नजीकच्या आमच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांशी लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधा। भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते त्या ठिकाणी येऊन त्यांना जाब विचारतील आणि आपल्या बिला संदर्भात आपल्याला आधार दिलासा देण्याचा प्रयत्न करतील। सर ये बात बिल के ऊपर एक शेवटचे डायरेक्टर की बिल के ऊपर क्वेश्चन है। आपने बोला कि हॉस्पिटल्स के बिल्स जो है रिसेंटली आपके ही नेता बीजेपी के किरीट सोमैया जी DY पाटिल हॉस्पिटल को 5 लाख बिल आया था और वो बंदा मर भी गया था, तो उन्होंने दखल देने के लिए कहा था कमिश्नर NMMC कमिश्नर मिसल साहब को और पुलिस कमिश्नर संजय कुमार जी को। लेकिन जब हमने बात किया मिसल साहब से और संजय कुमार जी से, उन्होंने कहा कि बिल जो है 5 लाख का वो प्रॉपर बिल था एंड दिस इज अ पॉलिटिकल मोटिव बाय बीजेपी। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, किसको क्या करना है उसे हम कुछ लेन देन नहीं, हर आदमी अपने हिसाब से वो कौन सा मोटिव तय करता है। हमारी भावना एकदम प्रामाणिक है। मैं बोरीवली में अपेक्स हॉस्पिटल में एक का 7 लाख बिल था, मैं इशारा दिया, आंदोलन किया, वापस पैसे दिए उसके। कांदिवली में पार्थ हॉस्पिटल है, वहाँ भी 2 लाख का झोपड़पट्टी में भीमनगर में रहने वाले एक रुग्ण का बिल था। तो जहाँ जहाँ हमारे पास जो तकरार आते हैं उसके खिलाफ हम लोग मूवमेंट करते हैं और उसको किसको राजनीतिक रंग देने का तो हमें लेन देन नहीं, हमारी भावना प्रामाणिक है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी
बिल के बारे में तो पब्लिक का इश्यू है ना, हम क्यों राजनीति करें? सर, ऐसा कुछ भी कहीं करे, हमारी भावना प्रामाणिक है, गरीबों को ज्यादा बिल आना नहीं चाहिए और उसके लिए हम लोग लड़ेंगे सरकार के साथ, हॉस्पिटल के साथ। सर ये बात हुई प्राइवेट कोविड अस्पतालों की, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो प्राइवेट लैब्स है, जिस तरह के रिपोर्ट्स उनकी तरफ से आ रहे हैं, कभी कभी पॉजिटिव का नेगेटिव आ रहा है, तो इन लैब्स को लेकर क्या कुछ अंकुश आप लोग उठाने वाले, कोई आवाज़ उठाने वाले? आप राज्य में विरोधी पक्ष नेता हैं। सच बोलेगा तो यह सरकार और प्रशासन में इतना विसंवाद है, उसकी वजह से सब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अभी लैब का रिजल्ट तुरंत आना चाहिए एक दिन में, क्योंकि इसका परिणाम ऐसा होता है 4 दिन अगर लेट आएगा तो वो पॉजिटिव रहेगा तो पूरा गांव भर घूमता रहता है, घर में, रिलेटिव में, दोस्तों में, तो तुम्हारा रिपोर्ट आने तक वो अनेक लोगों को प्रादुर्भाव कर सकता है, तो तुरंत रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ स्वैब सेंटर लैब की आवश्यकता है, वो आयुक्तों को बोला है, तो तुरंत दादा काय बोलले करतो बोलले ना, तात्काळ लॅब ते 3-4 दिवसात या ठिकाणी उपलब्ध करतायत आणि त्याच्यामुळं ती लॅब स्वॅब सेंटर झालं की तात्काळ आपल्याला रिझल्ट त्या ठिकाणी येईल। खरं म्हणजे हाच गॅप आहे, कारण जर इथे लॅब नसेल तर मुंबईला पाठवायला लागतं, मग येईपर्यंत तिथे तपासीपर्यंत तिथे लोड असतो आणि या 4-5 दिवसामध्ये या ठिकाणी आणखी प्रादुर्भाव वाढू शकतो। तर तशा प्रकारची लॅब 2-4 दिवसात उपलब्ध करण्याचं आयुक्तांचं या ठिकाणी आश्वासन आहे। दरेकर साहब जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन, सर ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, जैसे कि गणेश नाइक जी ने भी मुद्दा उठाया था कि प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, कोविड के इतने मरीज बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन की जो शिक्षा प्रणाली जो शुरू की है सरकार की, क्या आपको लगता है वो सही है? क्योंकि काफ़ी गरीब है, मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनके लिए ये सुविधा उपलब्ध कराना मुनासिब नहीं होगा। आज के तारीख में सब वातावरण बिगड़ गया है, व्यवस्था कोलैप्स हो गई है और महाराष्ट्र में आने वाले भविष्य में ऑनलाइन की आवश्यकता है, इसमें कोई दो मत रहने का कारण नहीं। लेकिन आज आदिवासी जो इलाके है वहाँ तो कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ गरीब आदिवासी के बच्चे कैसे ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं? कहीं आज गांव बस्ती में आज भी कनेक्टिविटी नहीं है। आज कोकण में पालघर से, थाना से लेकर रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जो निसर्ग बादल हुआ वहाँ पूरी कनेक्टिविटी गई है, स्कूलों पड़ गए हैं, तो यह व्यवस्था ही नहीं है कनेक्टिविटी, और इसलिए इसी तरह से जबरदस्ती से शिक्षा देने का प्रयास मुझे लगता है गलत है। फिजिकली सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करके अगर कोविड कंट्रोल में आएगा तो एक तरफ ऑनलाइन का चालू करना, दूसरी तरफ फिजिकल, ऐसा वो थोड़ा तालमेल लगाकर शिक्षा देने की आवश्यकता है। अपने मन में आया इसलिए ऑनलाइन करो सब, मुझे लगता है यह विद्यार्थी और पालक लोगों के ऊपर जबरदस्ती होगी और उनके हित की नहीं है। सर, नवी मुंबई में 3 बड़े हॉस्पिटल हैं और छोटी डिस्पेंसरी करीबन 35 है। इतनी और उन लोगों के ओपीडी के टाइमिंग सुबह 9 बजे से 2 बजे तक है। अगर इस समय जब प्रॉब्लम चल रही है मेडिकल की, क्या वो डॉक्टर्स अपनी डिस्पेंसरी को शाम को नहीं चालू कर सकते? यही हमारे आज की चर्चा में मुद्दा था कि आपका खाजगी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल पे कंट्रोल होना चाहिए। उधर कौन डॉक्टर अवेलेबल है, उसका नाम, नंबर, कभी हॉस्पिटल चालू होता है, क्या सुविधा है, और इसके बारे में आप हॉस्पिटल वाइज यंत्रणा खड़ी करो और आपका एक समन्वय अधिकारी, कोऑर्डिनेटर अधिकारी इसके लिए रखे। यह मांग नाइक साहब ने की है और आयुक्त बोला इसी तरह का कोऑर्डिनेटर ऑफिसर हम लोग रखेंगे, और ये जो हर चीज के लिए ऑफिसर जो रखेंगे वो पब्लिक डोमेन में हम लोग पब्लिकली उसका नाम, नंबर जाहिर करेंगे।